जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गैंडे की तरह का है, ये सींग उसका बना हुआ है, ये उसका मुंह है, ये उसकी गर्दन है, ऐसे लगता है कोई जानवर खड़ा है, दैट इज अफ्रीका। इसके साथ ये जगह जो है वो यूरोप है, और फिर आगे इस तरह से जाते हैं तो ये सारे का सारा आपके पास एशिया है, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या है कि इस में हमारे पास ये वो गली है जिस गली के अंदर हमने क्या पढ़ा है, अटलांटिक, राइट। ओशन पढ़े, वो भी पैसिफिक के नाम से पढ़े। सो कर्नाटका और बात को वैसे ही मैं जाएगा उसमें होती है। सबसे पहले मेराना का जो पॉइंट है ना, इंटरनेट जाता रहेगा, मैं वापस आता रहूंगा, जहां से इंटरनेट डिस्टर्ब होगा हम वहीं से वापस आ जाएंगे। तो वापस आते हैं जी उसी स्क्रीन पे। मैं यहाँ की बात कर रहा था, मैं यहीं से ही स्टार्ट दोबारा ले रहा हूँ। मैंने कहा कि ये पॉइंट जो है इस जगह पे मेराना है, और वो पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया है। अगर आप इस वक्त पैसिफिक ओशन को जरा गौर से देखें, तो पैसिफिक ओशन का जिस जगह पे मैंने स्पॉट किया है, इस स्पॉट से पहले आपको पैसिफिक ओशन के मैं थोड़ा अंदर लेके जाता हूँ, और इसके अंदर पहाड़ियां हैं। जैसे हमारी जमीन, मैंने कहा ना कि जैसे जैसे जमीन नीचे होती जाएगी वहां पानी आ जाएगा। तो जब हम इस कॉन्टिनेंट से नीचे की तरफ आते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ पहाड़ से नजर आ रहे हैं जो समंदर के नीचे हैं। और इन पहाड़ों के ऊपर पानी आने की वजह से अब वो पहाड़ नहीं रहे, बल्कि वो समंदर के नीचे खाइयां बन गई हैं। तो एक खाई यहाँ तक पहुंचते हैं, ये ऊंची जगह है, लेकिन इसके बाद एक और खाई आती है। क्लास में ऑन ना करें इसको। फिर एक और यहाँ पे स्टेप आता है। देन फिर एक और स्टेप यहाँ पे आता है। देन एक और स्टेप यहाँ पे आता है, और फिर एक लास्ट स्टेप यहाँ पे आता है। लेकिन अगर मैं आपको पैसिफिक की पूरा व्यू दिखाऊं, तो पैसिफिक के पूरे व्यू के अंदर इसके बाद किसी भी और जगह पे कोई स्टेप नहीं है। यानी दिस इज द लास्ट स्टेप, जहां पे हम पैसिफिक में आके इस स्पॉट पे रुकते हैं। और आगे जाएं तो बिल्कुल पैसिफिक स्मूथ है। और पैसिफिक का वर्ड पीस से निकला है। इसकी जो पेस है, इसका जो बहना है, वो बहुत स्लो भी है, वो पीसफुल भी है। यहाँ एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक ओशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अटलांटिक है, जहाँ ज्यादा मसाइल भी होते हैं। टाइटैनिक का हादसा भी वहां पे हुआ, बरमूदा ट्रायंगल भी वहां पे है, साइक्लोन्स भी वहां पे आते हैं। लेकिन पैसिफिक को पीसफुल ओशन कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर पहाड़ और खाइयां ना ज्यादा होने की वजह से जो छल्लें बनती हैं, वेव्स बनती हैं, स्ट्राइक्स बनती हैं, वो इसमें कम बनती हैं। एंड देयर आर मल्टीपल अदर रीजंस, बट हम अभी उन रीजंस की तरफ नहीं जा रहे होंगे। सो पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इसका जो स्पॉट है, रागिब बेटा, हमारे पास पीटीसीएल भी है, हमारे पास नवाटेल भी है, हमारे पास जैज भी है, जोंग भी है। हमारे पास अब क्लास से एक बच्चे ने मैं हमें दिया है कि इंटरनेट वो शायद यूफोन का है, वो वर्क कर रहा है, तो हम उससे इस पर कनेक्टेड है। तो बहरहाल ये जो स्पॉट आपने देखा है, अब इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं। अब मैं इस स्पॉट को थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, ताकि आप इस स्पॉट को कॉन्सेप्चुअली याद करें कि ये हमने किस पर्टिकुलर प्लेस पे बनाया था। देखो, इस पूरे मैप के अंदर पैसिफिक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये ऊपर वाला सारे का सारा हिस्से का नाम उन्होंने लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक, राइट। और इससे नीचे वाला जो हिस्सा है सारे का सारा, इसका नाम उन्होंने रखा है साउथ पैसिफिक। तो पहला सवाल ये भी आता है कि ये पैसिफिक में तो है, लेकिन ये पर्टिकुलरली साउथ में है या नॉर्थ में है, राइट। तो आप उस स्पॉट को याद रखें कि वो कहाँ पे है। ये स्पॉट यहाँ पे है, तो ये नॉर्थ में फॉल करेगा या साउथ में। के साथ एक लफ्ज और ऐड हो जाएगा कि मैराना ट्रेंच इज इन दी नॉर्थ पैसिफिक ओशन, राइट। एक और जो कॉन्टेक्स्ट बनता है, या इसका एक और सवाल बनता है, आपको लोकेशंस बनानी आनी चाहिए कि लोकेशंस वर्क कैसे करती हैं और हम उन लोकेशंस पे बात कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक लोकेशन बना रहा हूँ, ये आपको बताएगी कि ये कैसे। देखो, हर चीज के ऊपर वही वाला जुमला अगर अप्लाई कर दें कि ये नॉर्थ पैसिफिक में एग्जैक्ट किस जगह पे ऊपर है, तो
अब मैंने इस नॉर्थ पैसिफिक को 4 डब्बे बनाए हैं, ऊपर वाले हिस्सों को हम नॉर्थ बोलेंगे ना, और नीचे वालों को साउथ बोलेंगे, राइट। और इस साइड पे हम इनको ईस्ट बोलेंगे, तो हो जाएगा, राइट। सो पर्टिकुलरली ये किस बॉक्स में आता है? साउथ वेस्ट। तो अब एक पूरी टर्म लिखोगे कि मेराना ट्रंच इज इन साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक, राइट। मेराना ट्रंच इज इन साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक। सो ये सवाल इस तरह से होगा कि ये जो चारों डब्बों में मैंने आंसर्स लिखे हैं, ये चारों उसने ऑप्शन में आपसे पूछ लिए हैं, राइट। और आपका जवाब क्या बना कि ये पहले पैसिफिक में है, फिर ये नॉर्थ पैसिफिक में है, फिर ये साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक में, राइट। अब इस पे एक और सवाल बनता है कि ये किस कॉन्टिनेंट में है। तो ये पैसिफिक तो 2 कॉन्टिनेंट्स, 3 कॉन्टिनेंट्स, 4 कॉन्टिनेंट्स को लगता है। यानी ये ऑस्ट्रेलिया को भी लगता है, ये एशिया को भी लगता है, ये अमेरिका को भी लगता है, ये साउथ अमेरिका को भी लगता है। लेकिन इसका टिल्ट जो है वो किस ओशन के साथ अटैच, कॉन्टिनेंट से अटैच हो गया? एशिया। आप पैसिफिक की इस इंफॉर्मेशन के बाद एक वर्ड एशिया का भी ऐड कर दें इसमें, कि मेराना ट्रंच इज इन एशिया। बिकॉज जो समंदर होते हैं या ओशंस होते हैं, उनके अंदर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं। ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक शेल्फ है, जैसे शेल्फ नीचे की तरफ चला गया होगा और वहां पे पानी आ गया होगा। तो जिस कॉन्टिनेंट की ये हदूद बनता है, वो हदूद किसकी है? एशिया की। अगर कहीं ये सेंटर में आ रहा होता तो शायद ये कॉन्टिनेंट के नामों से पूछा भी ना जा रहा होता, राइट। एक और जो इस पे एमसीक्यूज बनेगा, ये जो जो टर्म्स बताता जा रहा हूँ, बस इनको देख के, लिख कर जहन में नशीन करते जाएं, नहीं बन रहे होंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ। एक और एमसीक्यू जिसके ऊपर आता है कि ये किस मुल्क में है। किसी बच्चे ने थोड़ी देर पहले फिलीपाइंस लिख दिया था हम इंफॉर्मेशन के तौर पे। वो जवाब ठीक था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूं तो मुझे इसके साथ 2 मुल्क नजर आते हैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। एक इस मैरियाना से इस पॉइंट पर मुझे जापान नजर आता है, और मैरियाना से हम इस तरफ आए तो मुझे ये मनीला, फिलिपीन नजर आता है। तो इसके दोनों जवाब ठीक हैं, ये जापान में है और ये फिलीपींस में है। कभी कभी ये जवाब जोड़ा जोड़ा पूछा जाएगा, कभी कोई एक भी सिंगुलर वो आपसे पूछ सकता है। इट्स इन जापान सही जवाब है, इट्स इन फिलीपीन सही जवाब है, इट्स इन फिलीपीन एंड जापान सही जवाब, राइट। तो अब हमने इनके मुल्क भी आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस मेराना ट्रंच की जो टोटल डेप्थ है वो कितनी है? कितनी पुत्र? 10,990 या 42? लिखें 10924 मीटर। अच्छा, अब ये हमारा क्लैश रहेगा आप लोगों के साथ। इस क्लैश को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि किसी भी एक एमसीक्यूज के 2 फैक्ट्स आंसर्स क्यों होते हैं। 2 फैक्ट्स आंसर्स जो हैं वो 2-3 जगहों पे क्लियर रखें, कि कुछ जगहों पर तो हो ही नहीं सकता कि उसका जवाब उस फैक्ट से आगे और पीछे हो जाए। जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, और कहीं गलती से लिखा जाए 15 अगस्त को बना था, तो 14 ही ठीक होगा ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 21 करोड़ है, इतने लाख है, 42 लाख है, या 21 करोड़ 44 लाख है, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं। क्योंकि एक सर्वे जो है महीने पहले हुआ होगा, एक सर्वे महीने बाद हुआ होगा, राइट। तो कुछ जगहों पर आपकी ड्यूरेशंस होती हैं, कुछ जगहों पर आपके सर्वेज बेस्ड आंसर्स होते हैं, कुछ आपके इंडेक्स बेस्ड आंसर्स होते हैं। तो जब एक डेटा के ऊपर 15 आंसर्स आपके इंटरनेट पे पड़े हुए हों, वो यूजुअली यही होंगे। इसलिए इस चीज के ऊपर एक्यूरेसी एग्जामिनर रिक्वायर्ड नहीं करेगा आपसे। तो जब अगर वो आपको ये देगा, मेराना की डेप्थ देगा जो आपने 90 बताई, तो वो उसके बाद जो पोर्टो रिको दूसरी है वो उसको ऑप्शन में पूछ रहा होगा कि आप इन दोनों में किस को की तरफ जाते हैं। वो यूं नहीं कहेगा 9, 2, 3, 9। लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर ऐसे सवाल आते हैं, जलियांवाला मैसेकर जो है वो 15 अगस्त को हुआ, वो 16 अगस्त को हुआ, वो 17 को हुआ, वो या 18 को हुआ, यानी वो किसी डे को हुआ होगा, उसमें आपके पास एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे मेरे साथ बहुत जगहों पे आएंगे। सेकंड, हम इन इंडेक्सेस में किस को फॉलो करते हैं? हम उन इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं जो एग्जामिनर्स पूछते हैं, जो पीपीएससी के पास रजिस्टर्ड हैं, कि वो उन्होंने इसका जवाब ये रखा हुआ है। थर्ड,
बात है। इंटरनेट के ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं तो हम ब्रेटेनिका को, या अगर मुझे नासा की इंफॉर्मेशन चाहिए सैटेलाइट की, तो मैं नासा से या जो इंडेक्स देने की अथॉरिटीज हैं उनसे जाके हम उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन हो। और अगर जवाब उसके इर्द गिर्द घूम के पूछे भी तो हम उस स्टैंडर्ड से उसको रिलेट कर रहे हो कि ये कम है हुआ है या ज्यादा हुआ है। यू गॉट माई पॉइंट। आप किसी भी इस कंफ्यूजन का शिकार पेपर में नहीं होंगे, पास मिलेंगे इस बात। इसलिए इस टेंशन को खत्म करके आपको एक स्टैंडर्ड आंसर, आप 90 के ऑप्शन देख रहे हैं तो उसके ऑप्शन में आपको वाजे हो जाएगा कि दूसरा किसी और का पूछा गया है तो वो उसका जवाब के तौर पे बन रहा होगा। ऐसे आंसर्स आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे इस्लामियात के अंदर भी। वहां पर यूजुअली यूं सवाल आते हैं कि किसी पैगंबर, किसी साहब या किसी भी चीज की जो एज है वो 2.5 साल थी, तो अब जब आप उसको काउंट करेंगे तो वो 3 साल नजर आ रहे होंगे कि उसमें 3 ईयर लग रहे हैं। तो एक साल पिछले साल का, एक महीना पिछले साल का होगा और 2 महीने अगले साल के होंगे, ईयर तो तीन ही लगेंगे उसको। ये बात 2021 से लेकर 2023 के दरमियान बने 3 साल, लेकिन एज कितनी बताई जा रही है, 2 साल। तो वहां पर इस तरह की जो डिवीजन होती हैं उसकी वजह से आंसर्स आगे और पीछे हो रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को ना एग्जामिनर्स की साइकी को समझना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, कि एग्जामिनर्स किन चीजों पे focus होते हैं, और वो आपके आंसर्स को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, आपकी क्या चीज वो चेक कर, किताब में ये लिखा है उस किताब में ये लिखा है, इस तरह आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। आपको मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ मिलेंगी, तो उन वेरिएशंस में हमारी जगह, उन वेरिएशंस में हमारे सर्वेज, उन वेरिएशंस में पटवार खाने का सर्वे, उसमें वेरिएशन में जियोलॉजिकल सर्वे, उसमें फिजिकल सर्वे, किसी बात को बुनियाद बना के रख लिख रहे होंगे, कोई किसी बात को बुनियाद बना के लिख रहे होंगे। और ये बात आपके एग्जामिनर्स को भी पता है, इसलिए वो इन कंफ्यूजन में आपको नहीं डालेंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि उनका ये आंसर बाद में चैलेंज हो सकता है, और जाहिर है ये आपकी जॉब और बाकी चीज़ों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट होता है उनकी तरफ से। तो मैंने ये जितनी भी तकरीर की है वो इसलिए की है कि आप लोग इस चीज़ पे जो भी आंसर रखते होंगे वो आपके पास होगा, आप स्टैंडर्ड आंसर जो है ना वो मेरे साथ टैली करते जाएं। ये 50वां बैच है, मुझे हर बैच में बच्चों ने करेक्ट किया है, तो आप लोगों से करेक्ट हो कि मैं आपको 50 बच्चों के बाद का जवाब दे रहा हूँ। मैंने जितना इन चीज़ों में काम किया है उसको निकाल देते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि हम किसी बात पे करेक्ट नहीं होना चाहेंगे, हम बिल्कुल उनको करेक्शन बढ़ानी है। तो बहुत सी चीज़ों पे हमने बहस करके, डिस्कशंस करके, चीज़ें ठीक करके जो बेस्ट चीज़ें थी वो मैं आपके सामने इसलिए टैली करता जाऊंगा, तो इन कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे हम लोग। और ना ही ये डिस्कशन इस क्लास की होनी चाहिए, और ना ही आप लोगों का टेम्परामेंट या अंडरस्टैंडिंग जीके को लेकर बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो इस जीके वाले बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। इसकी जो मैं आपको डेप्थ बता रहा हूँ मैं उसकी तरफ आता हूँ, जो मेरे पास नोटेड है। दैट इज 10924 मीटर, right? 10924 मीटर फॉर द पीपल हु आर ऑनलाइन। 10924 मीटर मैंने टाइप भी कर दिया अपने टेक्स्ट के अंदर, ताकि आप लोग वहां से भी इसको टैली कर लें। अब इसके ऊपर एक सवाल बना है, और वो सवाल जो है वो पीपीएससी की तरफ से आया था, और वो सवाल ये था कि दुनिया की कौन सी ऐसी ट्रंच है, दुनिया की कौन सी ऐसी डीपेस्ट प्लेस है जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट को फेंका जाए तो वो डूब जाएगी। अब ये सवाल मैथमेटिकल इन नेचर भी है, और इस सवाल के अंदर ये वाली ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है कि आपको सारी डेप्थ की हाइट आनी चाहिए, और माउंट एवरेस्ट की भी आपको हाइट आनी चाहिए, और सारियों की डेप्थ आनी चाहिए। और फिर आप उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये इसमें डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी। जैसे मेराना जो है उसकी हाई डेप्थ आपने कितनी पड़ी है, तकरीबन 1924 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, 8848। तो अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें फेंकें तो वो नजर भी नहीं आएगी, वो डूब जाएगी इसमें। सो द आंसर वुड बी कि मेराना ट्रांच के अंदर दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट एवरेस्ट जो है वो सिंक हो सकता है, वो डूब सकता है। बाकी किसी हाइट में वो नहीं डूबेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि वो हाइट्स माउंट एवरेस्ट की हाइट से जो है वो कम गहरी होंगी, राइट? तो इस तरह के बेवकूफ़ जवाब को भी हमने ज़रा नोट कर लेना है, बिकॉज यूं समझ लें कि जितने पास पेपर्स गुजरे हैं उनमें जहां जहां मैराना को उसने जिस तरह टच किया है वो मैंने आपके नोट्स का हिस्सा बना देना है, ताकि आपने इनको बाद में एक स्टोरी की तरह पढ़ना है तो आपको याद हो कि ये बात भी मुझे पता है, ये बात भी मुझे पता है, इसका ये जवाब था, इसका ये जवाब था। देन आगे चलते हैं तो मेराना के ऊपर एक सवाल और बनता है, वो ये कि ये जो 10924 मीटर है ये तकरीबन 11 किलोमीटर बनता है, राइट? तो इसका अप्रोक्सीमेशन अगर वो आपसे किलोमीटर में पूछेगा तो ये 11 किलोमीटर है।
और अगर माइल्स में पूछेगा तो इट इज 7 माइल्स। आप बेटा कुछ चम्मच प्लेट थाली ले आते ना, क्या था? खाना नहीं देते हम आपको यहाँ पे। मेरा पुत्र कुछ पढ़ने के लिए ले आया करो, बिकॉज क्लास की मेमोरी होती है। क्लास की डिस्कशन में जो पेन आपका लिख रहा होता है, जिस दिन तुमने जीके का पेपर देना है और उस दिन ये सवाल आना है, तो मेरी आवाज तुम्हारे कानों में होनी है, जैसे हमारे कानों में हमारे टीचरों की आवाजें रही। बिकॉज दिस इज योर ऑडिबल मेमोरीज, दिस इज योर राइटिंग मेमोरीज, दिस इज योर विजुअल मेमोरीज। वो आप लोग ना इस चीज को मिस किया करें। जिंदगी में आखिरी बार पढ़ लो मुझसे, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना है। तो उस चीज को वैसे ना पढ़ो जैसे 16 साल पढ़ा है। तो आई होप कि नेक्स्ट बेशक कुछ सफाई लेके आना है। कुछ चीजें आपको खुद याद होनी है, वो अपनी चीजें याद करने के लिए लिख रहे हैं, आपके लिए नहीं लिख रहे। तो बेहतर है कि लिखा करें, लिखा करें। जी पुत्र। 7 माइल्स पुत्र, 7 माइल्स और 11 किलोमीटर। आगे चलेंगे। एक वर्ड और यूज होता है मेराना के बारे में, दैट इज चैलेंजर डीप। मेराना ट्रंच इज ऑल्सो कॉल्ड चैलेंजर डीप। एक्चुअली चैलेंजर डीप एक और डीप है, मेराना नहीं है। बट जब हम मेराना को बहुत जूम करते हैं, तो जैसे मैं इसको जूम करने की तरफ जा रहा हूं, हम इसकी डेप्थ में जाते हैं, बिकॉज आप लोगों ने भी इसी वेबसाइट से जिससे मैं आपको विजुअल्स करवा रहा हूँ, दैट इज ARCGIS ArcGIS। तो इस पॉइंट को मैं अभी जूम करूंगा, दैट इज मेरानास पॉइंट। अगर आप इसको देखें तो ये आपको खासा अच्छा जूम देगी और आपको विजुअल्स भी बहुत क्लियर देगी। इस पॉइंट पे जाते हैं ना जब हम, तो ये वो जगह है जहां पर मेराना एग्जैक्टली समंदर के नीचे छोटे छोटे पहाड़ों में कहीं मौजूद है। और ये जो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां सूरज की रोशनी पहुंची हुई है। इसके नीचे भी समंदर है, लेकिन सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंचती। आपको विजुअल्स ही वो होंगे जहां सूरज की रोशनी। और हमारी इंफ्रारेड रेजेस हैं, हमारे डीपेस्ट जो गोताखोर हैं, हमारी जो मैरीन्स हैं, हमारी सब मैरीन्स हैं, वो भी नीचे नहीं जा सकते। बिकॉज जब आप समंदरों को कभी आंखों से देखें, तो उनका इतना वजन है कि आप उनके नीचे जैसे एक एक फुट नीचे जाएंगे, वो वजन आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। और इसीलिए वो आपने देखा था, कुछ मैरीन्स लोग नीचे गए वो टाइटैनिक का मलबा देखने, तो वो अचानक ब्रस्ट हुए। बिकॉज प्रेशर इतना था उनके ऊपर। तो जिस चीज को नीचे जाना है उसको उतना प्रेशर अंदर बनाना है, ताकि वो उसको दबा ना सके। सो इसलिए हमारी बहुत सी मशीनरी नीचे जाके काम ही नहीं करती, और सर्वेयर्स आर वर्किंग ऑन इट कि वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल लें। एंड यू नो कि हमारे समंदर के नीचे ऐसी मछलियां, ऐसी हयातात रहती हैं जो कभी भी ऊपर नहीं आई। और ऊपर वाली नीचे नहीं जा सकती और नीचे वाली ऊपर नहीं आ सकती। और नीचे एक दलदल है, और उस दलदल क्रॉस करने के बाद एक नीचे एक और समंदर है। सो दिस इज समथिंग कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम जिन इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं या जो डेटा हमारे पास मौजूद है, ये नॉन इन्फॉर्मेशन है। इसी नॉन इन्फॉर्मेशन के साथ जब वो यहाँ पहुंचे हैं मेरे मेराना के पास, तो उनको एक और पॉइंट मिलता है। दैट पॉइंट इज डीपेस्ट प्लेस जो इसके साथ थी, जहां वो जा नहीं सक रहे थे। उन्होंने उसका नाम रख दिया चैलेंजर डीप। तो चैलेंजर डीप इज ऑल्सो अ डीप नियर मेराना। लेकिन इसका सवाल कैसे बनता है? मेरियाना इज ऑल्सो कॉल्ड चैलेंजर डीप। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मेरियाना के साथ लिखवाई ना, ऑल गोज टू दी चैलेंजर डीप एज वेल। तो आप अपने पास इसको कैसे नोट कर लेंगे? मेरियाना इज ऑल्सो कॉल्ड चैलेंजर डीप। बट मैंने आपको इसकी एक्यूरेसी क्लियर की है कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ मेरियाना, इट इज समथिंग नियर टू दी मेरियाना, जो मौजूद उसी स्पॉट के ऊपर है जहां पे भी वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट इक्विप्ड विद द इक्विपमेंट्स। सो इस चैलेंजर डीप के जवाब के बाद, मेरियाना के जवाब के बाद, एक सवाल इसके ऊपर और आता है कि इसकी शेप कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है। सो द शेप ऑफ मेरियाना इज लाइक, जैसे तुम्हारा चांद है, ये वाला चांद, विंगा और चिब्बा चांद, राइट? वो वाला चांद नहीं जो मैसेजों पे लिखते हो, ये वाला चांद। इसमें सितारा बना देता हूँ एहतियातन। सो द थिंग इज कि ये जो जगह पॉइंट बन रहा है, इसकी शक्ल डिफाइन कर रहा है। तो द शेप ऑफ मेराना इज क्रीसेंट। क्रीसेंट चांद की शक्ल को कहते हैं। CRESENT, क्रीसेंट। जैसे हिलाल अहमर का वर्ड आप सुनते हैं, तो उसके अंदर भी निशान बना हुआ है उसका। तो हिलाल का निशान है, या इज अ क्रीसेंट शेप। कुछ डीप्स हैं जिनके जिनके शेप्स और तरह की हैं। कोई यू शेप है, कोई क्रीसेंट शेप है। तो आपको ये शेप्स भी याद रखनी है। आगे चलेंगे। मेराना के बाद दूसरी जो ट्रंच है, जो जो इन्फॉर्मेशन ऑफ मेराना आपने लिखी है, बस इसके साथ यही रहेगी। इसी मेराना की इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ों की तरफ चलते हैं।
ओके, एक और ट्रंच मैंने आपको लिखवाई यहाँ पर, दैट इज इन अटलांटिक ओशियन। क्या नाम लिखा आपने उसका? पुerto रिको, राइट। अब देखो, पुerto रिको का लफ्ज बोलने की कोशिश करनी है सब लोगों ने। क्या लफ्ज है? ऐसे लगा ना थथे हो गए हो, नहीं मुंह से निकल रहा था। बिकॉज ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है। जो स्पेनिश है, लैटिन है। हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारा गला उसके साथ सिंक नहीं है। हम पंजाबी, उर्दू, सराइकी में ज्यादा सिंक होने की वजह से हम इंग्लिश में फ्लुएंट भी इस वजह से नहीं है कि इंग्लिश पर बोलने के लिए आपको और तरह का मुंह, और तरह की शक्ल, आंखें थोड़ी और तरह की, और थोड़ा यो यो करके बात करनी पड़ती है, राइट। दैट इज मीन यू नीड अ टेम्परामेंट टू स्पीक सम लैंग्वेज। In the same case, when we go into the Latin expression, it is something different. When you go into the Russian expression, it is something different. And that is called the sound memory. साउंड मेमोरी जीके के लिए इंतहाई जरूरी पार्ट है। क्या है ये है कि जब आप किसी भी एमसीक्यूज को टैली करते हैं तो आपको लफ्जों का साउंड बताता है कि ये किस रीजन का लफ्ज है, राइट। आपके बांग्लादेश या श्रीलंका, यहाँ के जो लफ्ज होंगे वो उर्दू और संस्कृत और हिंदी और बांग्लादेश की तरह के होंगे। नेपाल भी उर्दू बोलता है लेकिन उनके अंदर थोड़े से शब्द, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ा सा कुछ और आ जाएगा, राइट। जैसे जैसे आप, ये सार्क पूरा यानी साउथ एशिया पूरा किस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है? हिंदी और इस तरह की, उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू, एक ही तरह की। जैसे आप रशिया की तरफ जाएंगे या सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स की तरफ जाएंगे, पिछले लेक्चर को रेफर करें, हमने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एशिया को पढ़ा था, तो वहां पर शीन और फे की आवाजें ज्यादा आएंगी। क्लाशनकोव का वर्ड जो है, इट इज फ्रॉम रशियन ओरिजिन। और रशिया बोलते वक्त शीन फे की आवाज, यही आवाज आपको फिर थोड़ी सी चक पक की तरह से अफगानिस्तान और इस जगह से कहीं जाके मिल रही होगी, बिकॉज ये सारा एक ही लाइनेज है। आप जैसे ही अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो आपका टिल्ट जो है वो यूरोप की तरफ जाता है। जर्मन जब लिखी जाएगी तो उनके ई के ऊपर दो नुक्ते होंगे, राइट। जब उसमें फ्रेंच लिखी जाएगी तो उसको बोलने का एक्सेंट बिल्कुल डैश के साथ होगा, ली हार्वे, ली लिख के डैश आगे लिख देंगे। जब लैटिन बोली जाएगी वो इस तरह से बोली जाएगी, राइट। तो आप क्या करते हैं कि शी माँ चू शी, कहाँ चला गए हम? चाइना चले गए ना, वो लफ्ज बोल रहा होगा उस तरह से। तो आप लोगों को समटाइम एमसीक्यूज, समटाइम उसका ओरिजिन, समटाइम उसका लिंक कनेक्ट करेगा कि ये किस रीजन की बात है, एंड इट विल हेल्प यू कि जब आप उसका तुक्का मारेंगे तो उसका तुक्का किस रीजन में मारना है। जब आप अफ्रीका पढ़ोगे तो यू विल लाफ कि उसके लफ्ज कैसे हैं, बिकॉज वो कबाइल हैं, नोमैडिक्स हैं, जम्बेजी है, लोपोपो है, इस तरह के लफ्ज उनके वर्ड यूज होते हैं जो उनके लिए कॉमन वर्ड हैं। लेकिन हम इन वर्ड्स को सुनते हैं तो हमें लगता है कि इंसान हु हा कर रहा है, और वो हु हा की लैंग्वेज पे डेवलप्ड हुआ है उनके कबाइल सारे इस तरह से। तो दिस विल हेल्प अस कि जहाँ जहाँ होगा। जब मैंने वर्ड पोर्तो रिको बोला, अब ये वर्ड आपने पढ़ा, आपने खुद सोचना है कि ये तो पाकिस्तान का लफ्ज नहीं है, नहीं है ना। ये रशियन एक्सेंट में भी मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चाइनीज भी समझ नहीं आ रहा, ये अफ्रीकन भी नहीं लग रहा, तो ये मुझे स्पेनिश और लैटिन लग रहा है। तो क्रिटिकल रीडिंग इसको बोलते हैं कि जब आप कोई चीज पढ़ें, आप उस वक्त उसको मेमोराइज करें कि यार इनके लफ्जों को इन लफ्जों से याद रखना है मुझे, इनके लफ्जों को मुझे इन लफ्जों से याद रखना है, राइट। सो पोर्टो रिको को हम लैटिन, जब मैंने एक वर्ड पढ़ाया पिछली क्लास में आप लोगों को, साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो जितना भी खिता अमेरिका के पास है, उसके नीचे जो साउथ अमेरिका है, वहां पे लातीनी और स्पेनिश जबान इसलिए बोली जाती है, मैं अमेरिका में आपको पढ़ाऊंगा। जब कोलंबस इधर ट्रैवल करके आया था तो ये लैंग्वेजेस इधर ले आया था। लेकिन ये बातें बात की हैं। अब इन्हीं जगहों पे ये खिता, ये जो सारा ओरिजिन है, इसको हम कैरेबियन स्टेट्स बोलते हैं। और इस जगह के ऊपर लैटिन जबान का, स्पेनिश एक्सेंट का जो होना वो जरूरी है। क्यूबा के अंदर स्पेनिश बोली जाती है और क्यूबा इसी जगह पे है। तो हमारा जो पुerto रिको का लफ्ज है वो भी हमें इस पूरे रीजन के साथ कनेक्ट करता है कि ये लातीनी लफ्ज है, ये यहाँ पर कहीं पे कोई ये चीज होनी चाहिए। तो पुerto रिको के जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैंने उसको बताया था, वो अटलांटिक में है। अटलांटिक में हम इसको किस जगह पे लिख रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी एक डॉट लगाता हूँ ताकि हम इसकी जगह को लॉक कर सकें, ये कहाँ है। ये इस स्पॉट के ऊपर है। तो पहला जवाब आपने इसके साथ क्या लिखा कि पुerto रिको किधर है? पुerto रिको इज इन अटलांटिक ओशियन। दूसरा जवाब, पोर्टो रिको कहाँ पे है? इट इज इन नॉर्थ अटलांटिक, राइट। तीसरा जवाब कि ये एग्जैक्ट नॉर्थ अटलांटिक में किस जगह पे है? ये मैंने सारा एक गोल दायरा बना दिया और इसको भी मैंने एक लोकेशन दी कि मुझे इसकी लोकेशन आप लोगों ने खुद बनानी है।
इमेजिन करेंगे कि ये किस पॉइंट के ऊपर है, तो इसका जवाब बन रहा है साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, राइट। तो द थर्ड आंसर ऑफ पुerto रिको's लोकेशन इज नॉर्थ, साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक। हम्म। यस यस अटलांटिक, यस सॉरी अटलांटिक। गॉट दिस। अब जो हमारी पुerto रिको है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एंड द कॉन्सेप्ट इज ऑफ बर्मुदा ट्रायंगल। आपने बर्मुदा ट्रायंगल का वर्ड सुना है? इट इज अ ट्रायंगल, मतलब तीन लोग इसमें होंगे, राइट। बायंगल दो लोग होंगे। ट्रायंगल जो है, इसका ट्रायंगल बनता है कहाँ? मैं इसका ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये एक जगह है, इसको मैं बी लिख रहा हूँ। बी का मतलब है बर्मुदा आइलैंड, राइट। बर्मुदा आइलैंड। आप छोटी सी इसकी तस्वीर बना लीजिएगा ट्रायंगल के द्वारा। जैसे ट्रायंगल बनती है तीन कोनों वाली, तो ऊपर ऊपर जो रखेंगे जगह वो बी रखेंगे। ये यहाँ जाकर एक और जगह से मिलती है, दैट इज मियामी। और इस पॉइंट पे अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ पोर्टो रिको। तो ये तीसरी जगह इसके साथ पोर्टो रिको। तो ये ट्रायंगल बनता है किस चीज का? जिसको बर्मुदा ट्रायंगल ऑफ थ्री प्लेसेस। कौन कौन सी प्लेस आएगी? ऊपर इसके बर्मुदा आइलैंड है, नीचे इसके पोर्टो रिको जो भी ट्रंच हम पढ़ रहे थे वो है, और इसके साथ मियामी बीच जो कि फ्लोरिडा अमेरिका की रियासत है उसका इलाका है। तो एक तरफ इसको यूएसए की अमेरिकन रियासत का मियामी लगा, दूसरी तरफ इसको पोर्टो रिको ट्रंच लगी, और ऊपर बर्मुदा लगा। अब जब इसका एमसीक्यूज आएगा ना, तो वो इन तीनों की जगह पे एक लफ्ज बदलेगा बस, एंड यू विल फाइंड इट कि कौन सी एक्यूरेट जगह का ही ट्रायंगल बनता है, ठीक। अब ये जो बर्मुदा ट्रायंगल है, इसका कॉन्सेप्ट पुerto रिको के साथ हम इसलिए स्टडी करके जा रहे हैं कि इसके ऊपर दो सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि ये कहाँ पे है, और दूसरा सवाल आता है कि इसका ट्रायंगल कौन सा है। तो ट्रायंगल वाला सवाल तो हमारा एड्रेस हो गया। अब ये सवाल कि ये कहाँ पे है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन सेम वही है जो पुerto रिको, राइट। इट इज इन अटलांटिक, इट इज इन नॉर्थ अटलांटिक, इट इज इन साउथ वेस्ट ऑफ अटलांटिक। यही सवाल इसके रिपीटेड आपको कभी किसी पास पेपर में रिवील होते नजर भी आएंगे। बर्मुदा ट्रायंगल इज ऑल्सो कॉल्ड डेविल ट्रायंगल, शैतान का घर। ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसको डेविल ट्रायंगल कहते हैं। विच ट्रायंगल इज ऑल्सो कॉल्ड डेविल ट्रायंगल? बर्मुदा ट्रायंगल। Why it is called devil triangle? Because people have stories about it. स्टोरीज लाइक के यहाँ पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, कोई याजूज माजूज की कौम ने यहाँ से निकलना है, यहाँ से ऊपर से कोई चीज गुजरती है तो ये उसको नीचे खींच लेती है, कोई कोई दरिया में से कोई चीज समंदर से गुजरने लगती है इसके पास से, तो ये भी उसको खींच लेती है। दुनिया में इस जगह पे बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, और इन हादसात की वजह से फिर यहाँ पर स्टोरीज बनना शुरू हो गई कि यहाँ पर कुछ है, और उस कुछ होने को फिर दुनिया ने इसको अवॉइड करना शुरू किया। क्योंकि एक शिप जो है वो यहाँ से गुजर रहा था इस ट्रायंगल की जगह से, तो जब वो शिप यहाँ से गुजरा तो वो क्रैश हो गया यहाँ पे। अब जो जो जहाज उसको ढूंढने गए, वो भी ढूंढने गए, वो भी इसमें क्रैश हो गए। तो फिर लोग डर गए कि यहाँ नहीं जाना, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और ये जो सेकंड डीपेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, इसका होना भी इसको सस्पिशियस कर रहा था। और ये लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ यहाँ पे है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी है। अच्छा, इस चीज़ को तो हमने एयर से देखा, लेकिन जब यहाँ से कोई कश्ती गुजर रही थी तो वो भी यहाँ जाकर, तो एक 10 सालों के टाइम के अंदर यहाँ पर जब हादसा ज्यादा हुए, तो लोगों ने इस जगह को फिर डेविल ट्रायंगल का नाम देके अवॉइड करना शुरू किया। साइंस ने मुख्तलिफ टाइम में आके तरक्की की, उसने इस जगह को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ ऐसा क्या है कि यहाँ से कोई चीज़ खराब होती है। तो साइंस ने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं, कि यहाँ से कोई भी चीज़ गुजर सकती है। क्या होता था कि जब पुराने दौर में जहाज थे वो इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ लेस नहीं थे। आप लोगों में से अगर किसी बच्चे ने जहाज में सफर किया तो ऐसे लगता है कि आप किसी रिंद ब्रादर बस में बैठे हुए हैं जब वो दरमियान से गुजर रही होती है, और यूं यूं झटके खा रही होती है जैसे नीचे कोई बहुत ज्यादा उसके कोई जंप आ गया है, जिसको कहते हैं एयर टर्बुलेंस। एयर टर्बुलेंस जो होती है, एयर के अंदर आपको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रेशर मिल रहे होते हैं, उस वजह से जहाज हचकोले खा रहा होता है। अब इतने सोफिस्टिकेटेड जहाज हैं कि वो उन हचकोलों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पहले से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। लेकिन हमारी एयर में हर जगह प्रेशर मुख्तलिफ होता है। तो उस वक्त जहाज जब यहाँ से गुजरते थे, तो उनके हचकोले खाने की वजह ये थी कि ये जो एरिया है, दैट इज बर्मुदा ट्रायंगल का एरिया, यहाँ से मीथेन गैस बहुत निकलती है, CH4। और मीथेन गैस वो है जो आप गुब्बारों में भरते हैं तो हवा भी ऊपर चली जाती है। तो उसके बबल्स ऊपर यहाँ मौजूद हैं इस पूरे इलाके में। तो जैसे आप एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर में एंटर हो रहे होते हैं, एंड यू जस्ट गो इनटू ट्रबल्स,
और फिर वहां आप थके हो जाते हैं और जहाज गर्क कर बैठते हैं, बिकॉज पायलट का कॉन्फिडेंस होना भी बड़ा जरूरी था। जब दूसरा जहाज गया उसने कहा डेवल पड़ गया मुझे भी, राइट, यानी वो भी अपने आप को नहीं संभाल सका, साइंस ने इसको ये कहा है। लेकिन फिर ये जवाब भी आया कि फिर चले, ये तो एयर ने, आपने एयर से साबित कर दिया कि यूं हुआ है, लेकिन कश्तियां क्यों डूब रही हैं? तो कश्तियां डूबने के जवाब को उन्होंने यूं आइडेंटिफाई किया कि देखें, ये जो स्पॉट है ये पूरे का पूरा, जिसको अटलांटिक, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, अटलांटिक इज वेरी खतरनाक सा ओशियन। अगर आप अटलांटिक में जाएं तो इसके अंदर आपको ये नजर आएंगी रिजेस। ये मैंने खोला है, इसको जूम किया है, तो इसके अंदर आपको बहुत छोटी छोटी लाइनें और बिल्कुल वो बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। ये और जूम करूंगा तो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी खाइयां और पहाड़ियां हैं, इनके लिए एक टर्म यूज की जाती है, रिजेस। रिज, रिज कहते हैं छोटी मोटी खाइयों को। तो एक सवाल आता है कि किस ओशियन में रिजेस हैं? तो ये भी जवाब यहां से याद रखना है आपने कि अटलांटिक ओशियन जो है वो रिजेस से बना बना हुआ है, और इसका इस चीज को कहा जाता है अटलांटिक रिजेस। अब जब अटलांटिक रिजेस में आप आते हो तो अटलांटिक रिजेस ही वजह है कि यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि पानी टकरा कर एक पत्थर से दूसरे पत्थर से, और उसके अंदर एक काफी गहमा गहमी रहती है। वो शिप्स जो कभी भी अपने रास्तों से भटक जाते थे किसी तूफान की वजह से, वो उन रास्तों से गुजर जाते थे जहां पे आगे उन्होंने किसी चीज से टकरा लेना होता। तो यहाँ पर टकराने के सामान बहुत ज्यादा है, और इन्हीं रिजेस की वजह से यहाँ पर हादसा ज्यादा हो रहे हैं। और उसी चीज में जब अब जहाजों को नेविगेशन सिस्टम अच्छे हो गए, उनको पता चल गया, 3 किलोमीटर पहले ही पता चल गया कि आगे कोई खाई आ रही है और आपका रास्ता ये है, आपका जीपीएस ये है। अब तो पायलट्स जो है ना वो जहाज चलाते नहीं है, सिर्फ रनवे पे उतारते हैं और रनवे से उठाते हैं। बाकी जहाज इज ऑन ऑटो पायलट, कि उसने खुद ही एक रास्ते को फॉलो करना है और वो आराम से बैठे गप्पे मारे होते हैं, चाय चाय पी रहे होते हैं। तो अब इस सिचुएशन में आप अगर बरमुदा ट्रायंगल को जाकर इंटरनेट पे देखें या उसके ऊपर कोई वीडियो देखें, तो वहां पे बहुत सारे शिप्स ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि दुनिया की ट्रेड वहां से बहुत सारी हो रही है। बहरहाल दुनिया रूमर्स पे बिलीव करती है, उस नाम से इसका नाम डेवल पड़ गया। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा दी है, सिर्फ इसका ताल्लुक आपके पेपर से तो डायरेक्टली नहीं है। बट ये कि जो हादसात की वजूहत थी वो CH4 मीथेन की वजह से थी, या जहाज़ों की टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने की वजह से थी, बट फॉर द रिजेस एज वेल। बट इसमें हमने कुछ मैसेजेस और ऐसी लर्निंग्स कर ली जो हमें आगे किसी जगह पे काम आनी। यानी ये सवाल भी हमारा एड्रेस हो गया कि अटलांटिक के अंदर रिजेस हैं और किसी और ओशन के अंदर उस तरह की रिजेस मौजूद नहीं है। पैसिफिक पीसफुल है, और जो अटलांटिक है इट इज़ वेरी खतरनाक सा और शरारती सा, जिसमें बहुत से साइक्लोन्स और इस तरह की चीजें आपको मिल रही होंगी। नाउ द क्वेश्चन इज के बर्मुदा ट्रायंगल भी हो गया, कितनी ट्रायंगल थी ये भी हो गया, इसकी डेप्थ कितनी है? द डेप्थ ऑफ पुerto रिको इज 8376 मीटर। 8376 मीटर। ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई और क्वेश्चन नहीं बना रहे होते। दो होने के बाद डीपेस्ट प्लेसेस आगे बढ़ते हैं। एक और डीपेस्ट प्लेस की तरफ चलते हैं। मैंने आपको लिखवाया जावा, राइट। जावा जो है दैट इज इन इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशन में ये एग्जैक्टली किस जगह पे है? इंडियन ओशन में ये एग्जैक्टली इंडोनेशिया के साथ है। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इंडोनेशिया के साथ। तो जवाब बना कि जावा ट्रंच भी एशिया में है, इंडियन ओशन में है, और इंडियन ओशन के किस साइड पे है? ईस्ट ऑफ इंडियन ओशन, राइट। किस मुल्क के अंदर है? दैट इज इंडोनेशिया। और इसका एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुंदा ट्रंच, SUNDA। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुंदा ट्रंच। और सुंदा ट्रंच हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये जिस स्पॉट पे बनी हुई है इंडोनेशिया के साथ, वहां पर सुंदा आइलैंड्स हैं। तो सुंदा आइलैंड्स किस मुल्क के पास हैं? आइलैंड के पास, इंडोनेशिया के पास। और उन्हीं आइलैंड्स और इंडोनेशिया के दरमियान एक खाई प्लेस बनती है। मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन को, फिर मैं आपको इसको विजुअल्स में भी दिखा देता हूँ। अच्छा, आगे चलेंगे। इस सुंदर ट्रंच के बारे में
एक और चीज लिखते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो यू शेप है। और इसकी गहराई लिख लें, 7192 मीटर। 7192 मीटर बेटा। ओके। अच्छा, सुंदर ट्रंच के बाद एक और मैंने आपको ट्रंच लिखवाई, बस इसके साथ यही रखेंगे बात। एक और ट्रंच है, दैट इज साउथ सैंडविच। इसकी स्क्रीन तो यार ऑन करें। हाँ sure। इसको स्विचिंग के टाइम पे कनेक्ट करवाएं उसके साथ, बैटरीज के साथ। हाँ, जनरेटर तो अभी, लाइट तो अभी आ गई है। जनरेटर तो बंद हो जाएगा ना। नहीं, लाइट अभी तो बंद नहीं, आ गई है। ला दिए बाप। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा जी, 7192 मीटर, जी आपने सोहा सही लिखा है। 7192 मीटर साउथ सैंडविच की का डेप्थ लिखें। साउथ सैंडविच जो है वो साउथ ओशियन और एंटार्क्टिका दोनों जवाबों में है कि वो वहीं पर ही है। साउथ सैंडविच का जो डेप्थ है दैट इज 7434 मीटर। 7434 मीटर। और लास्ट जो आपने मोलाय डीप लिखी है, ये आर्कटिक में है, यानी ये ऊपर है। और इसका जो आंसर है वो है 5550 मीटर। साउथ सैंडविच और उसके बाद मोलॉय डीप, MOLLOY डीप। मैंने उसका चार्ट आपको लिखवाया हुआ है, उसके आगे बस आपने इसकी डेप्थ लिखनी है। दैट इज 5550 मीटर। और इट इज इन आर्कटिक ओशन, जहां एडिशनल अभी तक वैसे नहीं पूछी गई होंगी। साउथ इज इन सदर्न पार्ट, नीचे वाले हिस्से में, वहां पे एंटार्क्टिक है। आर्कटिक का एंटी है एंटार्क्टिक। यहां तक क्लियर है गाइस। अब क्योंकि हम चले थे एशिया को लेकर, दुनिया घूमने चले गए, वापस एशिया के अंदर तशरीफ ले आएंगे। हम एशिया की जो डिस्कशंस कर रहे थे उन्हीं के ऊपर वापस जाएंगे। हमने कहा कि एशिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एवरेस्ट है, और जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मैरियाना ट्रंच है। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और चीजें एशिया की इसमें ऐड करते हैं। एशिया के अंदर एक टॉलेस्ट बिल्डिंग है, दैट इज वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, राइट। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ एशिया में जब जाएं तो इस बिल्डिंग के ऊपर भी काफी सवाल आते हैं। इसका नाम क्या है जी? बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा जो है, अगर आप इसको तस्वीरों में या खुद जाके भी देखे हुए हैं, तो ये इस तरह का एक टावर है। और इस टावर के ऊपर एक ऐसे, यहाँ तक एक टावर बनता है। पहला सवाल तो ये आता है कि इस टावर को वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट टावर भी कहा जाता है। सिर्फ दुनिया का फर्स्ट है। अभी एक और बन रहा है, वो इसको सेकंड कर देगा। लेकिन अभी तक वो अनाउंस नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। जब होगा फिर ये रैंकिंग रिवर्स हो जाएगी। तो अभी मैं आपको जो रैंकिंग लिखवाऊंगा, ये अभी मौजूदा जो स्टैब्लिश रैंकिंग्स हैं ये वो हैं। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट है। इसकी जो टोटल हाइट है वो है 828 जमा 8 इज इक्वल टू 836 मीटर। अब देखें, 8 जो है ना, वो इसके एंटीना की हाइट है। तो ये एंटीना का सवाल अलग आया हुआ है कि बुर्ज खलीफा का जो एंटीना है वो कितना, उसकी हाइट कितनी है, दैट इज 8 मीटर। अगर वो जवाब में आपको 836 देता है तो इसका मतलब वो एंटीना समेत दे रहा है। अगर वो इसको 828 से पूछ रहा है तो दोनों जवाब ठीक हैं। लेकिन आपको इसकी डिवीजन का पता होना चाहिए कि वो इसको किस तरह से पूछ रहा है। इसका ये सवाल आता है कि इसके अंदर कितनी स्टोरीज हैं, कोई बता सकता है? 163 पुत्र। स्टोरीज, मंजिलें, कितनी मंजिलें हैं इसमें? 163। हर मंजिल पे आप जाते जाएं वो पिछली से महंगी होती जाएगी। और जिसका टॉप फ्लोर है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन फ्लोर है,
जहाँ पे आप रह सकते हैं जाके। अब आप इनके कभी बुर्ज खलीफा जाएं तो इसके इर्द गिर्द आप जाके रुकते हैं, तो यहाँ पर सारा एक लेक बनी हुई है, और उस लेक के इर्द गिर्द लोग खड़े हो जाते हैं, और इसके ऊपर से कुछ स्क्रीनें बनी हुई हैं, जो स्क्रीनें एक ही किस्म का झंडा कर देती हैं। पाकिस्तान के 14 अगस्त पे वो इसको पाकिस्तान बना देते हैं। शाहरुख खान साहब यहाँ विजिट करने गए हुए हैं, तो उनकी तस्वीर लगा के उनको बर्थडे या कुछ विश कर देते हैं। तो सारा दिन यहाँ पर दुनिया को प्रेजेंट करने का कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। इस बात को बताने का मकसद ये है कि आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, और जब आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी तो उससे ये सवाल आपको याद रहना चाहिए कि इसके ऊपर सैमसंग की स्क्रीन लगी हुई है। एक सवाल आता है कि बुर्ज खलीफा जो है वो किस कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, तो उसका जवाब है सैमसंग CNT ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ इट, उसका जवाब है सैमसंग CNT। ये उनकी पूरी कंपनी का नाम है, क्योंकि वो स्क्रीन के साथ उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स अलग बनी हुई हैं और सब कुछ। सो आपका जवाब ठीक है, 163। जी गाइस, वी आर बैक। हमारी तरफ से स्क्रीन चली गई थी। हाँ जी, हम स्क्रीन पे ही नहीं थे, अब हम वापस कनेक्ट किया है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा था कि इसकी इनॉग्रेशन कब हुई है। इसकी इनॉग्रेशन हुई है 4 जनवरी 2010 को। ये है कहाँ? UAE में। ये मुल्क का नाम है। इसकी एक एमिरेट, इसकी एक रियासत, इसका एक इलाका, उसको दुबई बोलते हैं। राइट। तो इट्स इन दुबई, इट्स इन UAE। दोनों अलग अलग आंसर्स हैं, दोनों ठीक हैं। एक सवाल यूं कि हमें करंट अफेयर में क्या आता है, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना होता है। करंट अफेयर जो है, जो जो बातें हम पढ़ते जा रहे हैं, इनके मुतालिक जो अखबारों में लिखा जा रहा है वो करंट अफेयर है। क्या हुआ? हम सही पढ़ा रहे हैं, ये देखें यार। हाँ। तो क्या कहते हैं कि जो जो हमें करंट इंफॉर्मेशन जो होती हैं, दो हिस्सों में जीके को डिवाइड किया जाएगा। पहली इंफॉर्मेशन जो कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है, दिस इज कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, हो चुकी हैं, कभी भी तब्दील नहीं होंगी, यही है, ये यही रहेगा, यही इंफॉर्मेशन है, यही बना था। राइट। लेकिन एक दफा आप लोगों ने भी ऐड देखा होगा कि किसी भी खातून ने इसके एंटीना के ऊपर जाकर एक ऐड किया था, और उसके पास एक एयरलाइन गुजर रही थी, एमिरेट्स, एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि दुबई की एयरलाइन है, दुनिया का टॉप लाइनर एयरलाइन। तो उस एयरलाइन का ऐड हो गया, सबने देखा, वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ, कमेंट्स भी हुए, सब कुछ हो गया। अब उन्हीं 2 एक वीक के अंदर ये सवाल PPSC से पूछा भी गया कि किस एयरलाइन का ऐड जो है वो बुर्ज खलीफा पर हुआ था, एंड द आंसर वाज एमिरेट्स। अब आपका ये वाला सवाल कभी भी दोबारा काम नहीं आना, क्योंकि ये ऐड उस दौर में जिस टाइम पे आया था, ये उस टाइम का करंट अफेयर का MCQ था। इस तरह के सवाल आप कैसे कैटर कर सकते हो? इस तरह के सवालों के लिए आपको डेली डॉन न्यूज पढ़ना है बस। आपको, जब आपने आज मेराना मुझसे पढ़ लिया ना, अगर कल मेराना को किसी ने सर कर लिया, मेराना के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेराना के मुतालिक कुछ भी हो रहा है, तो अखबार में आप क्यों मेराना का वर्ड पढ़ रहे हो? बिकॉज आप उसको देख चुके हो। लेकिन अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो आप इस खबर को कैसे समझ पाओगे? आप कोई खबर भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए जीके बढ़ता जाएगा, अखबार की अंदर छपने वाली हर चीज कनेक्ट होती जाएगी कि ये बात किसकी इंफॉर्मेशन, वहां पर ही रैंकिंग्स आ रही होंगी। और वो रैंकिंग्स क्या हैं कि दुनिया का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, छोटा सिटी कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, फलाना कौन सा है, वो रैंकिंग्स वहां से बदल रही होंगी। तो हम अपने पढ़े हुए जीके को वहां से ही बैठ के ठीक कर रहे होंगे। कंपटीशन एग्जाम्स के स्टूडेंट को कभी भी अखबार नहीं छोड़नी। और इंशाल्लाह जब व्हेन यू विल बी क्वालिफाई, तो कोई ऑफिसर अखबार नहीं छोड़ता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ एक ही अपडेट करने का सोर्स है दुनिया के अंदर, जो हर दुनिया के महजब माशरों में वो अखबार होता है, कि कल जो कुछ हुआ है वो सारा आपके सामने पड़ा हो।
1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट रोज नाश्ते के बाद दिन के किसी हिस्से में अखबार को हॉबी की तरह अटेम्प्ट करके बैठा करें और उसको पढ़ना शुरू कर दिया करें। आपने 35 साल तक, अपनी एज तक, मुख्तलिफ एग्जाम्स में अपने आप को इम्प्रूव करना है। जो मैं डेटा पढ़ा रहा हूँ, हर एग्जाम में ये सेम रहना है, चाहे वो FIA का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो। लेकिन उसके साथ जिस डेटा ने इसको अपडेट करना है वो आपका अखबार होगा। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ FIA देखा और फौरी तौर पर अप्लाई करने आ गए। आप लोगों ने इससे पहले जो 2 साल पहले बच्चे तैयार करके बैठे हैं वो भी तो FIA में पेयर हो रहे हैं ना। सो हर दफा किसी भी एक पोस्ट की वजह से इन एग्जाम्स में आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ उस पोस्ट की तैयारी के बाद उसको समझ आती है कि नहीं, इस मैदान में तो बहुत कुछ और है। इसमें तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कभी एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स हैं, कभी FIA के अलावा ISI की जॉब्स हैं, कभी IB की जॉब्स हैं, कभी स्पेशल ब्रांच की जॉब हैं। आपको पता ही नहीं होता और वो 6 6 7 7 सालों बाद अचानक अनाउंस होती है। सो स्टूडेंट्स को पहले से प्रिपेयर्ड बैठना है कि कभी भी कुछ अनाउंस हो। और कुछ पोस्ट मैंने देखी है, फौरी फौरी तौर पे एग्जाम होता है, फौरी तौर पे पास कर देते हैं। जैसे पीरा का पहला बैच जो है वो इतनी स्पीड से उन्होंने लिया है कि बस उन्हें बंदे चाहिए। और उस टाइम पे जो लोग उस टाइम पे अप्लाई कर रहे थे वो उस रेस में शामिल नहीं हुए, और जो उससे पहले से तैयार बैठे थे वो शामिल हो गए। तो इसलिए आप लोगों का जो गोल ऑफ GK है, इसको बिल्कुल जेहन में बिठा लें कि ये चीज़ें वन टाइम अच्छे से सारी क्लासेस से नोट करके ले जाएं। एक रजिस्टर बनाना है आप लोगों को, और आखिरी दिन तक मैंने बनवाना है। वो ऐसा ही रजिस्टर होगा जैसा ही मेरे पास, इसमें इंग्लिश है, इसमें ही GK है, उन्हें ले ना जाना। राइट, पहले भी को ले गया है। तो वो फिर मैंने इसको दोबारा डेवलप किया। तो इसी रजिस्टर के अंदर आपको वो जो 6 7 8 सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ने हैं वो सारे पहले नोट्स की फॉर्म में डाल लेने। इसी में मैंने आप लोगों से पास पेपर डलवाने हैं। इसी में आपने डेली करंट अफेयर को अपडेट करना है। ये आपकी बगल का हिस्सा होगा, ये आपकी ट्रैवल का हिस्सा होगा। ये 1 घंटा रोज आपसे लेगा, 23 घंटे कुछ और करना है। मेरे पास GK पढ़ने के बाद मैं कभी भी आपको दो 23वां घंटा इस पे सर्व नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपने जो पढ़ा हुआ है उसकी ट्यूशन पढ़ाओ, जो किया हुआ है फ्रीलांसिंग करो, AI सीखो, कुछ और करो, मरो कमाओ। राइट, ये चलता रहेगा सिलसिला, बिकॉज कुछ जॉब्स ऐसी हैं GK की जो वो अनाउंस करके भी छोड़ देते हैं, और वो आप लोग बिल्कुल पास बैठे होते हैं, मेरिट ऑर्डर ही नहीं आते। और डोंट गिव योर लाइफ ऑन स्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स कि आप बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें और फिर आप 4 6 साल बाद परेशान हो जाएंगे। आप लोगों के ऊपर बहुत बर्डन है कि आपने घरों को संभालना है, आप लोगों के ऊपर बहुत सी उम्मीदें हैं, आप लोगों की बहुत सी और चीजें हैं। सो किसी भी फॉल्स होप में नहीं रहना, किसी शख्स की बात नहीं माननी कि तुम मेरे पास करेंगे बस वही काम आए। वो आपकी तसल्ली के लिए बेहतर है। अभी आप सर मेरे यार बन जाए ना, सर मेरे पास आ जाए ना, सर मेरे से मुझे टाइम दे देना अकेला, तो मैं CSS कर लूँ, या मैं किसी चीज की तरह कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कर लूँगा। नहीं पुत्र, ये आप लोग खुद हैं, हम जो देख चुके हैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो मेरे पास है कुछ नहीं रहेगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। मेरे टीचर्स को, बाकियों को भी मैंने यही कहा है कि कुछ छोड़ के नहीं जाना है, ताकि एटलीस्ट हमारी जो एफर्ट्स ऑफ 15 16 साल की हैं इन तक मुंतकिल हो। और उसके बाद इनका नसीब, और इस बैच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। इस बैच में 40 50% बच्चा जो है वो अपने आप को क्वालिफाई करता है। क्यों करता है? बिकॉज इसके अलावा उन्होंने क्या पूछा, एक सवाल और आना है, दो और आने हैं जो इस साल करंट अफेयर में आए हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा से अगर सवाल बनेगा तो ये बनेगा, मैंने जो आपको करवाया अभी मेराना, वहां से सवाल बनेगा तो ये बनेगा। पास पेपर देखोगे तो हंसोगे, चीजें आती हैं, बिकॉज उनके पास सवाल बनाने की जगह कोई नहीं है। लेकिन कैंडिडेट के पास इस चीज को तैयार करने की जगह कोई नहीं है। ना किसी किताब में यूं लिखा होगा कि ये पूछेगा, यूं पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा। सो द मेमोरी ऑफ क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी ऑफ द ग्रुप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर यू राइट इन क्लासेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ये प्रेपरेशनल टाइम चल रहा है हमारे साथ। सॉरी, अपोलॉजीज कि हम और डिस्कशन में चले गए। ये फारिया को आवाज नहीं गई तो कोई बात नहीं, ऐसी आवाजें ना भी जाए तो ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अभी तो आवाज आ रही है ना गाइस? सो इसमें एक और इंफॉर्मेशन, बुर्ज खलीफा के बाद मैं देख लूं कि कोई चीज़ हम साथ साथ छोड़ते ना जाएं। बस हाँ, दुनिया की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं जितनी भी हैं, या जो एशिया के रेफरेंस में पूछी जा चुकी हैं, मैं वो यहीं टैली करवा रहा हूँ आप। एक सवाल आप सुनते हैं कि ये तो फर्स्ट हो गई, सेकंड बिल्डिंग कौन सी है इन द वर्ल्ड, ही बता रहा हूँ। सेकंड बिल्डिंग जो है वो भी हमारे पास ही है एशिया में, सूजलो जांगनान। कहाँ लग रही है? बस, तो सेकंड बिल्डिंग जो है दैट इज सूजलो, ZLOU, सूजलो, सूजलो जागनान। राइट, दिस इज सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड।
फर्स्ट कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका नंबर क्या है? 836, तकरीबन 1 किलोमीटर हुई नहीं है। और सुजलो जगनान जो है वो सेकंड है, इसको सुजलो जगनान टावर भी बोलते हैं। और इसकी हाइट है 729 मीटर। 729, 729 मीटर। ठीक। अच्छा, इसी के बाद एक और बिल्डिंग है हमारे पास, दैट इज थर्ड इन द वर्ल्ड, सिग्नेचर टावर। सिग्नेचर टावर। ये सवाल अकेला यूं ही आया हुआ था रैंकिंग के बगैर, कि सिग्नेचर टावर कहाँ पे है। इंडोनेशिया में है। शहर क्या है? जकार्ता। सिग्नेचर टावर इज द थर्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग, हाईएस्ट, 638 मीटर, 638 मीटर। 30 टाइम रिविजन करनी है आपने सारे नोट्स की बनाने के बाद, तो फिर जाके जुबानी चढ़ जाएंगी जुबान पे कि इतने किलोमीटर, इतनी मीटर थी, इतने मीटर थी। पेपर्स हो या ना हो। एक और बिल्डिंग लिखवा रहा हूँ, दैट इज लोटस टावर। लोटस टावर जो है वो इसलिए फेमस है कि ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा टावर है। चाइना साउथ एशिया में नहीं आता, राइट। दुबई साउथ एशिया में नहीं आता। साउथ एशिया क्या है? हम, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये सारे मुल्क। तो जो टावर बता रहा हूँ दैट इज लोटस, LOTUS, लोटस टावर। तो हमारे साउथ एशिया का सबसे बड़े टावर का नाम क्या है? लोटस टावर। और ये दुनिया का कौन सा टावर होगा? नहीं, रैंकिंग कोई नहीं मैंने इसकी बताई आपको, दुनिया की फोर्थ है कि क्या है, बस ये साउथ एशिया का फर्स्ट है। और इसकी जो हाइट है वो 350 मीटर है। जी पुत्र। श्रीलंका के अंदर। साउथ एशिया का सबसे बड़ा टावर है श्रीलंका के अंदर। एंड इसकी जो हाइट है दैट इज 350 मीटर। ठीक। अच्छा, इसी तरह एक और वर्ड सुन लो कि क्लॉक टावर। आप उम्रा करने जाते हैं ना, तो वहां पर जो काबा है उसके पास एक बड़ी सारी बिल्डिंग के ऊपर क्लॉक बना हुआ है। किसकी पुत्र? लोटस की 350, 350। तो उसको हम कहते हैं क्लॉक टावर और मक्का टावर। और क्लॉक टावर और मक्का टावर इज द फेमस टावर, राइट। दुनिया के अंदर ये 6 नंबर के ऊपर आता, 5th नंबर के ऊपर, 5वें नंबर के ऊपर आता। और इसकी जो हाइट है वो 601 मीटर है। तो दुनिया का पांचवा, ये सवाल किस तरह से बना? मक्का टावर दुनिया की किस रैंकिंग पे आता है? 5वीं रैंकिंग पे आता है। मक्का टावर जो है वो उसको ही क्लॉक टावर कहते हैं। और ये कहाँ पे है? खाना काबा के अंदर, मक्का के अंदर। तो ये बिल्कुल ये हरम का हिस्सा है। इसके अंदर जो कमरे बने हुए हैं, लोग उसमें बैठ के नमाज भी पढ़े होते हैं। तो वो नमाज हरम के साथ कनेक्ट हुई भी होती है। और सामने से ही आप उसका व्यू भी कर रहे होते हैं। और ये खास से महंगे फ्लैट्स हैं यहाँ पे, ज्यादा लोग रखते हैं। इसकी हाइट बेटा 601 मीटर है। मैंने भी ये सुन रहा था कि शायद इस टावर को भी गिरा देंगे ये, और गिराने के बाद इसकी जगह को थोड़ा और वसी करने के लिए इसको शायद चेंज कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी और बहुत मुश्किल से बनने वाला टावर है। एक टावर जी बेटा। हाँ, ये 601 ही ऊंचा है बस, जितना हमने लिखवा दिया। अच्छा, माशाल्लाह, चले अल्लाह ने आपको तौफीक दी, बार बार दें आपको। तो एक बेटा और लिख लेते हैं बिल्डिंग, दैट इज जो बन रही है, फर्स्ट हो जाएगी दुनिया की। और वो दुनिया की पहली बिल्डिंग होगी जो 1 किलोमीटर से ऊपर चली जाएगी। ये 826 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं गया ना, 1000 मीटर होगा तो जाएगा। तो जो ऊपर चली जाएगी वो जद्दा टावर होगा। सऊदी अरेबिया ही बना रहा है उसको। सऊदी अरेबिया में होगा जद्दा टावर। और इसकी अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुई है। और इसकी हाइट अभी तक 1000 हो चुकी है। 1000 प्लस लिख लें कि कहाँ पे जाके ये रुकेगा, कहाँ पे वो उसको सेटल करेंगे, फिर वो एक्यूरेसी आ जाएगी। अगर ये फर्स्ट हो गया, प्रपोज्ड फर्स्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर जो रैंकिंग्स आपने यहाँ लिखी हैं, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ, वो ऐसे रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद ये उनके पास चली जाएगी। यस, हुआ 601 क्लॉक टावर की है। मेहताब किसकी बेटा बात कर रहे हो? सेकंड पे थी।
अच्छा, एक और चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे, आज तो हमारी क्लास बिकॉज ऑफ इंटरनेट काफ़ी डिस्टर्ब रही और हम ज़रा इन्हीं चक्करों में पड़े रहे। लेकिन मैं आपको माउंटेन्स करवा के फिर भेजूंगा ताकि हम ओशियंस जो हैं वो कल करें। माउंटेन्स की हद तक हम आज करेंगे। एक सवाल और लिख लेते हैं, कुछ रैंकिंग्स की चीज़ें, और बस ये रैंकिंग्स, ये बिल्डिंग वाली रैंकिंग्स ख़त्म हो गई। एक सवाल और आता है कि लार्जेस्ट कंट्री तो आपने लिख लिया, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है एशिया का? शाबाश। द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया इज मालदीव। और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें, स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री एज वेल। मालदीव जो है वो स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री भी है और एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री भी है। और मालदीव इतना स्मॉलेस्ट है, एक तो वो आइलैंड्स हैं बहुत सारे श्रीलंका के नीचे। तो वो जजायर खत्म हो रहे हैं क्योंकि पानी बढ़ रहा है श्रीलंका में। तो कहा यह जा रहा है कि 2050 तक वो खत्म हो जाएगा, वो मुल्क ही नहीं रहेगा। तो अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो वहाँ आजकल सस्ती है। लेकिन अल्लाह खैर रखे वहाँ क्या होता है, अल्लाह ताला उनके लिए आसान करे। अच्छा, अभी एक सवाल यहाँ से कि लार्जेस्ट सिटी कौन सा है एशिया का? टोक्यो। अच्छा, कोई और जवाब नहीं किसी के पास? जकार्ता इज द लार्जेस्ट बाय नाउ, अपडेटेड है वो। तो जो टोक्यो था वो लास्ट ईयर तक, उसने 3-4 साल तक ये रैंकिंग बरकरार रखी है। इसलिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो नज़र आया होगा और आपने याद कर लिया होगा। लेकिन टोक्यो से पहले बीजिंग भी रहा है। वाई सिटीज आर रैंक द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट? बिकॉज सिटीज जो है वो एरिया नहीं, पॉपुलेशन नहीं, बल्कि बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रोपॉलिटन जो उनकी लाइफ होती है उस पर जज किए जाते हैं। और ये रैंकिंग हर साल आती है। एंड रिसेंट रैंकिंग एंड अपडेटेड रैंकिंग बाय 2025 तक जो है, जकार्ता इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, विच इज द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ एशिया? इस पे 100 रुपये इनाम भी दूंगा, ऑनलाइन को नहीं दूंगा। स्मॉलेस्ट सिटी बता सकते हो? विच इज द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ एशिया? टोबा? टोबे से आए हो? कहाँ लिखूं? यहाँ। कॉम पोंग चांग है, तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं आना था। 100 रुपये लगा दिया था मैंने। रवाहा ने लिख दिया, ठीक। कॉम्पांग चौंग जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ एशिया। एंड इट इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? कैम्बोडिया। कैम्बोडिया जो है वो एशिया के अंदर एक मुल्क है। बच गई जिंदगी। ठीक। यहां तक क्लियर गाइस? तो जल्दी से एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे। 6:43 हो रहे हैं, 5:43 हो रहे हैं, मुझे 6 बजे शार्प क्लास ऑफ करनी है, बाकी एशिया कल करेंगे। 3-4 दिन मुझे ही बर्दाश्त करना है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह हम इसको बना लेंगे। लेकिन ज्योग्राफी जो है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज आपने दुनिया घूमी है बस मेरे साथ, कहाँ कहाँ क्या है और कहाँ कहाँ क्या नहीं है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स में एशिया की जो लैंड फॉर्म्स हैं, उसमें जो सबसे पहले लैंड फॉर्म्स हम तैयार करेंगे वो माउंटेन्स ऑफ एशिया होगा। और माउंटेन्स के बारे में कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि जब भी हम माउंटेन्स पढ़ेंगे वो हम किस तरह से पढ़ेंगे। माउंटेन्स हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एक पहाड़ होगा इस तरह से, अचानक 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 वो ऊपर चला जाएगा, फिर वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो किसी भी पहाड़ को जब हमने पढ़ना है या माउंटेन को पढ़ना है तो उसकी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। ये पहाड़ यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आया, इस पूरी चीज को हम कहेंगे रेंज। और रेंज का जो जवाब होगा वो हमेशा किलोमीटर्स में होगा, कि कितने किलोमीटर तक ये सिलसिला फैला हुआ है। उर्दू में क्या बोल देंगे इसको? लफ्ज सिलसिला। तो अगर ये पूछा जाए कि इस पहाड़ की रेंज क्या है, तो रेंज का मतलब है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। और रेंज जो होगी, वो पहाड़ के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे ही पहाड़ जमीन से उठेगा, इस हिस्से को हम कह देंगे हाईलैंड। हाईलैंड्स ऑफ जो भी पहाड़ पड़ रहे होंगे। जैसे ये कौन सी रेंज है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हिमालय है, हिमालयाज, राइट। तो हिमालय का सिलसिला जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, और वो कितने मुल्कों में से गुजर रहा है। तो मुल्क भी होंगे ना, कोई पहाड़ 2 मुल्कों में होंगे, कोई 10 में होंगे, कोई 5 में होंगे। तो ये एमसीक्यूज भी उन्हीं के साथ बन रहा होगा कि हिमालय की रेंज कितने मुल्कों से गुजर रही है। हिमालयस के साथ एक लफ्ज और लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लेटूज। तो किसी पहाड़ के अंदर एक और टर्म भी पढ़ोगे कि ये प्लेटू या ये पहाड़ या इस पर्टिकुलर प्लेटू को हमने किस रेंज में पढ़ा है।
या किस रेंज में है ये पहाड़? तो प्लेटू भी किसी रेंज का हिस्सा होगा, हाईलैंड भी किसी रेंज का हिस्सा होगा। एक टर्म यहाँ से और याद रखना, हाईलैंड के बाद अपलैंड। कहीं पर लफ्ज अपलैंड, ये अपलैंड हाईलैंड प्लेटूज क्या हैं? ऑल आर दी माउंटेन। लेकिन उसको कहाँ पर देखना है, कहाँ पर पढ़ना है, शुड बी इन योर माइंड। इस सारे पहाड़ में एक जगह ऊंची सी है ना, तो हर रेंज के अंदर एक पॉइंट होगा जो सबसे ऊंचा होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पीक। राइट? जैसे हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी हमेशा से क्या पूछी जाएगी आपसे? हाइट। तो इस हाइट को आप किस लफ्जों में पूछोगे? इसका नाम होगा ऑल्टीट्यूड। कि इस ऑल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, यानी माउंट एवरेस्ट का ऑल्टीट्यूड कितना है, यूं सवाल होगा। और ये किस में होगा? हमेशा जवाब मीटर्स में। रेंज किस में होगी? किलोमीटर्स में। ऑल्टीट्यूड हाइट किस में होगी? मीटर में। जैसे आप अभी इसकी ऑल्टीट्यूड पढ़ के आए हो, कितने मीटर बन रहा था? 8848 मीटर। और इसकी जो रेंज बन रही है वो तकरीबन 2400 किलोमीटर है। राइट? पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, उसके बाद इंडिया में है, उसके बाद चाइना में है, नेपाल में है, उसके बाद भूटान में है, उसके बाद बांग्लादेश में है, कुछ हिस्सा म्यांमार का भी इसमें आ जाता है। तो इसमें कितने मुल्क आते हैं? तो उन मुल्कों की रेंजेस को हम वहाँ पे देख रहे होंगे। अब ये कि पीक किस मुल्क में फॉल करती है? नेपाल में फॉल करती है, यहीं उसका बेस कैंप है। और जब भी हम ऑल्टीट्यूड को मैयर करेंगे, इसको हम सी लेवल के लफ्ज के साथ मैयर करेंगे कि ये सी से कितना बाहर निकला होगा। क्योंकि अगर ये समंदर से ही मापते हैं ना, कि समंदर से बाहर निकलोगे, इससे तो हम लैंड पे ले आते हैं। अगर वो और ऊपर जाना शुरू हो जाए तो उसकी हाइट पे हम उसको पहाड़ बना देते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने सारी बनाई हैं, ये मैंने आपको माउंटेन या रॉक से मुतलिक सारी एमसीक्यूज या सारी टर्म से अवेयर कर दिया है कि इस लैंडफॉर्म में ये वर्ड यूज होंगे। अफ्रीका में ये रेंज दोबारा नहीं बताऊंगा, वहां पे हम यही बता रहे होंगे कि मैं प्लेटू बता रहा हूँ, मैं ये पीक बता रहा हूँ, ये मैं रेंज बता रहा हूँ। तो मुझे आपने इन कॉन्सेप्ट से पकड़ते जाना जी बेटा। भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, थोड़ा सा ऐसा म्यांमार का भी इसमें लगता है। नाउ कम टू दी माउंटेन्स ऑफ एशिया, के एशिया में हम कौन सी माउंटेन्स को पढ़ेंगे? राइट? सो सबसे पहले जो माउंटेन हम एशिया में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूराल माउंटेन्स। यूराल्स। और ये वो माउंटेन्स पढ़ा रहा हूँ जो माउंटेन्स कॉन्टिनेंटल लेवल पे हैं। जब हम पाकिस्तान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें हम 18-20 माउंटेन्स पढ़ेंगे, वो मैं पाकिस्तान में पढ़ाऊंगा, वो मैं एशिया में नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसको मैं स्किप करके बाकी सारी पढ़ाऊंगा। यूराल के बाद जो दूसरी माउंटेन्स हम इसमें पढ़ेंगे उनका नाम है काउकेशस माउंटेन्स, जिनके बारे में आप जानते हैं, कोकाफ की पहाड़ियाँ, जन्नात जहाँ पे होते हैं, परियां जहाँ पे होती हैं। तो यूराल भी पहाड़ का नाम है, माउंटेन का नाम है। ठीक है बेटा, मैं ब्लू मार्कर यूज नहीं करता हूँ। बल्ब का शेडो आ रहा है जी, हाँ जी अब आ रहा है शेडो, मैं उसको खत्म करवा लेता हूँ। तो यार मेरे पास तो माइक है, बेटा आप जाओ, स्वाब लो। वो वहां जाना है, मैं बताता हूँ कौन सा बल्ब बंद करना है, कौन सा नहीं। ठीक है, एक और कर दें। अल्लाह तुझे भला करे तेरा। हाँ ठीक है, बस आगे मैंने वहां नहीं जाना, बस आ जाओ, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा जी, यूराल माउंटेन्स जो हैं, इनको मैं विजुअल्स में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आखिर में विजुअल्स दिखाऊंगा। मैं एशिया को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि हम इस एशिया के साथ साथ इसको समझते जाएंगे ये चीज़ें कहाँ पे। हमारे एशिया में इस जगह से बिल्कुल एशिया के मत्थे से एक पहाड़ी का सिलसिला नीचे आ रहा है, ये वाला। और यही वो सिलसिला है जिसके इस साइड पर यूरोप आ जाता है, और इसके इस साइड पर एशिया आ जाता है। राइट? सो अगर मैं यूराल का ये सारा हिस्सा डिफाइन करूं, तो यूराल के बारे में पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक नेचुरल और कन्वेंशनल बाउंड्री है। किसके दरमियान? यूरोप और एशिया के दरमियान। तो एशिया और यूरोप को जो पहली चीज अलग कर रही है वो यूराल है, बिकॉज पहाड़ जो होते हैं उन पर बर्फ होती है, और बर्फ जब पिघलती है तो वो लेक्स बनती हैं, और लेक्स बाद में जाके क्या बनते हैं? दरिया बनते हैं। और वो कनेक्ट रहते हैं जब तक वो सी तक ना चले। तो इसका मतलब हुआ कि यूराल के साथ बहने वाले दरिया जो हैं, वो छोटी सी लकीर है जो एशिया को यूरोप से लगता है। लेकिन यहाँ तक तो यूराल खत्म हो जाता है, नीचे फिर आगे कुछ और चीजें उसको अलग करेंगी। तो यूराल वो जगह भी है
जिसकी वजह से हिस्टोरिकली स्पीकिंग के जो यूरोप में जर्मनी अटैक करता था तो वो इस पहाड़ों की वजह से नहीं कर पाता। इसलिए जर्मनी जो है जहां पर हिटलर रहा है, और हिटलर की जो फोर्सेस हैं उनको नाजी फोर्स कहा जाता है। तो जो नाजी फोर्सेस की स्ट्रेटजीज हैं वो किन पहाड़ों के साथ जुड़ती थी जाकर, कि उन्होंने जाकर रशिया को अटैक करना है। तो ये लफ्ज यहां से हमने पकड़ा कि नाजी फोर्स स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी यूराल के ऊपर अप्लाई होती रही। दो इंफॉर्मेशन हो गई। थर्ड इंफॉर्मेशन इस पे ये है कि जो यूराल है ये एनरिच्ड हैं विद मिनरल्स, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा मादनियात हैं। तो ये जो मिनरल्स इसके अंदर हैं, यही वजह है कि इसके अंदर से निकलने वाला तेल जो है उसको क्या कहा जाएगा, यूरॉल ऑयल कहा जाएगा। तो एक सवाल आता है कि यूरॉल ऑयल जो है वो कहाँ से, आपने यूराल का वर्ड तो पढ़ लिया, अब यूराल के लोग, यूराल का ऑयल, यूराल का इलाका, ये सब रशिया से चला गया। तो रशिया के बारे में आपने सुना होगा कि रशिया से चार तेल पाकिस्तान लेता है। रशिया के पास चार तेल है और पाकिस्तान रशिया से तेल लेना चाहता है। तो रशिया के पास जो चार तेल हैं उनमें एक तेल का नाम जो है वो यूराल ऑयल है। और यूराल का वर्ड उसने कहाँ से लिया है, इससे, बल्कि पूरे रशिया की जो मिनरल इंडस्ट्री है या उनकी जो मादनियात की खपत है वो भी यूराल के साथ लिंक्ड है। तो यूराल का जो इम्पोर्टेंस है वो रशियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन के बाद यहीं से एक लफ्ज और ऐड कर देता हूं कि जो रशिया है ना, इसके इस साइड पर यहाँ पर जापान है, और इस जगह पे एक जजीरा है इनका, और इस जजीरे का नाम है सखालीन। सखालीन। तो एक सवाल आता है कि सखालीन जो है वो एक डिस्प्यूट है, सखालाइन डिस्प्यूट। इस जगह से एक ऑयल निकलता है उसका नाम है सखालीन ऑयल। तो मैंने आपको दो ऑयल के नाम पढ़ाए हैं, एक यूराल ऑयल, एक सखालीन ऑयल। लेकिन ये जो सखालीन है ये एक उनका आइलैंड है जो डिस्प्यूट है बिटवीन दो मुल्कों के। कौन कौन से मुल्क हो जाएंगे, जापान और रशिया। क्योंकि मैंने आपको ऑयल का नाम पढ़ा रहा था, मैंने साथ में एक नाम और आपको ऑयल का पढ़ा दिया। साथ मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि ये जजीरा जो है जहाँ से ऑयल निकलता है ये जापान और रशिया के नाम डिस्प्यूट भी है। तो पूरी दुनिया में जो डिस्प्यूटेड जगह हैं उनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। तो सखालीन डिस्प्यूट जो है वो किन दो मुल्कों के दरमियान है, जापान और रशिया के दरमियान, और वहां से निकलने वाले तेल को हम क्या कहेंगे, सखलीन ऑयल। अब द क्वेश्चन इज कि सखलीन ऑयल किस मुल्क का है, तो जवाब इज रशिया। यूराल ऑयल किस मुल्क का है, जवाब इज रशिया। सो जैसे कश्मीर किस मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट है, पाकिस्तान इंडिया, बिकॉज आप इसको जानते हैं। लेकिन डोकलाम किसके दरमियान डिस्प्यूट है, तिब्बत किसके दरमियान डिस्प्यूट है। जहां जहां ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आ रही होंगी किसी इंफॉर्मेशन में, मैं आपको उस वक्त इसको नोट करवाता जाऊंगा। यूराल के बारे में चीजें कंफर्म हुई। यूराल के बाद एक और जगह जो नीचे में लिखी, दैट इज कोकाशियस। कोकाशियस को मैं यहाँ डायग्राम में बनाता हूँ ताकि आप इसको पहले समझें कि ये है क्या। इसके बिल्कुल इस जगह पे जहाँ ये खत्म होती है यूराल, तो यहाँ पर एक पहाड़ों का एक और सिलसिला आता है, ये वाला सिलसिला। इस सिलसिले को हम कहते हैं कोकाशियस। कोकाशियस जो है मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कोकाशियस है। और जब हम कोकाशियस को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो कोकेशस को यूं ड्रॉ करते हैं कि कोकेशस को समझने से पहले आपने इस पी को किसी नुक्कड़ में पेज पर बना लेना है। जहां पे है टर्की, ये टर्की का नक्शा बना दिया, टर्की इस तरह का है। पाकिस्तान का नक्शा तो और तरह से बनता है, टर्किया इस तरह से बनता है, ये टर्किया है। अब टर्किया जो है वो एक टी बनाता है। याद रखना है हमेशा, टर्किया से ऊपर जो समंदर है उसको मेडिटेरेनियन बोलेंगे। सॉरी पुत्र, सॉरी पुत्र, ब्लैक सी बोलेंगे ऊपर वाले को, ब्लैक सी। नीचे वाले को बोलेंगे मेडिटेरेनियन। और टर्की के एक इस तरफ भी सी है, यानी ऊपर सी है, एक नीचे सी है, और एक इसके सी इस तरफ है, उसको बोलेंगे केस्पियन सी। आपने ये जो टी है तीन ओशियन सीज की, ये किसी नुक्कड़ में बिठा लेनी है, बिकॉज इसके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज मल्टीपल जगहों पे रिलेट हो। यानी टर्की के ईस्टर्न साइड पे कौन सा सी है, केस्पियन। टर्की के नॉर्थ में क्या है, ब्लैक। टर्की के नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन, राइट। अब ये जो कोकेशस है ना, ये एग्जैक्टली ब्लैक सी और इसके दरमियान है, यानी ये टर्की के साथ भी लिंक हो रही है। अभी मैं इसके मुल्क घूमता हूँ, लेकिन मैं पहले उससे पहले यही बात जो दोनों कोकेशस दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको पहले यहाँ पर उसके ओरिजिनल डायग्राम में बता दूं ये कैसे डेवलप हुई हुई है।
और ये क्या है, देखो कोकेशस जो हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आहिस्ता 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 छोटे 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 हो जाते हैं। तो कोकेशस के दो हिस्से हो जाते हैं। पहला, ऊपर वाला कोकेशस जो है इसको नाम बन जाएगा नॉर्थ कोकेशस, बनता है। और नीचे वाले का नाम क्या बन जाएगा, साउथ कोकेशस। अब नॉर्थ कोकेशस जितनी भी हैं, इन्हीं के अंदर, इन्हीं के बारे साथ एक लफ्ज लिख लें कि ये ग्रेटर है, ये ऊंचे पहाड़ है। और जो साउथ कोकेशस सारी हैं, ये कौन से पहाड़ हैं, लेसर, ये छोटे पहाड़। और जो नॉर्थ कोकेशस है, इसी के अंदर हाईएस्ट पॉइंट भी होगा, जो ऊंचे पहाड़ तो नॉर्थ में है, राइट। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ Caucasus is ELBRUS, एल्ब्रस। और ये बात यूं याद रखनी है कि नॉर्थ पूरे का पूरा जो है वो यूरोप में आता है बेटा, इसलिए तो कहा था कि उधर आ जाओ है। आहिस्ता बढ़ा देते हैं, यूं कहो ना कि नजर नजर वाली बात तो खराब कर दी ना फिर। ठीक, आहिस्ता बढ़ा देते हैं, स्लो स्लो कर लेते हैं। कोकेशस को दोबारा बता रहा हूं, ठीक। ये कोकेशस है, इसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, इसका नीचे वाला साउथ होगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सारा बड़े पहाड़ है, इसलिए नॉर्थ कोकेशस आर द ग्रेटर पहाड़। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन से नॉर्थ कोकेशस का आधा हिस्सा यूरोप में चला जाता है, और साउथ जो है वो सारा कहाँ चला जाता है, एशिया में चला जाता है, राइट। अब यहाँ पे आए तो ये जो जगह आप देखें तो ये यूरोप के साथ अटैच हो गई, और ये जो बाकी बचा हिस्सा इसका, ये एशिया से अटैच हो गया। तो कॉकेशस के साथ भी हम ये लफ्ज लिख लेते हैं कि ये भी यूरोप और एशिया के दरमियान एक बाउंड्री है। अगर आपने यूरोप से एशिया आना है तो कहाँ से आओगे, यूराल क्रॉस करके आओगे या कॉकेशस क्रॉस करके आओगे। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से यूरोप और ये अलग अलग हुआ है। तो पॉइंट नंबर वन यूराल है, पॉइंट नंबर टू जो है वो कॉकेशस है। दोनों के साथ ये सवाल कॉमन है, ये नेचुरल बाउंड्री है। इसके साथ भी ये सवाल कॉमन है कि ये नेचुरल बाउंड्री है। बट यूरोप में कौन सी कॉकेशस आती हैं, नॉर्थ वाली, और वो बड़ी भी हैं। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉकेशस कहाँ होना चाहिए, ऑफ कोर्स जो बड़ा इलाका है। अब यहाँ से एक सवाल याद रखना कि यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट भी एल्ब्रस है। तो जब हम यूरोप पढ़ेंगे वहां मैं आपको टैली करवाऊंगा, क्योंकि कॉकेशस तो यूरोप में भी जाती हैं, कॉकेशस जो हैं वो साउथ में भी आती हैं। समझ गए बात को। अगर मैं अभी अभी जाके मैं ओरिजिनल मैप पे भी आपको शो करवा दूंगा कि मैं सिमेट्री क्या पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन अब हम क्या लिख रहे हैं कॉकेशस के मुतालिक, वो लिख लें। पहली इन्फॉर्मेशन, ये यूरोप और एशिया के दरमियान बाउंड्री बनाती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, कि इसका हाईएस्ट पॉइंट इज एल्ब्रस, एंड एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप। जब मैं यूरोप पढ़ाऊंगा उस वक्त एल्ब्रस की बातें बताऊंगा आपको, लेकिन एट अ मोमेंट हम इसके साथ यही लिख रहे हैं। आप लोगों में से किसी बच्चे ने मेरे से यूराल माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट नहीं पूछा, है ना। तो जैसे इसका हमने हाईएस्ट पॉइंट क्या पढ़ा है, एल्ब्रस। उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है माउंट नरोद नाया, NAROD, नरोद। ओके, नरोद नाया मैं लिख देता हूँ, माउंट नरोद नाया, NARODNAY, माउंट नरोद नाया। जहां नहीं समझ आ रही, मेरी स्पीड ज्यादा जा रही है, मुझे रोकना है, राइट। जैसे बोली हो, जिंदगी खत्म होने के बाद, टाइम खत्म होने के बाद, हाँ जी, रिपीट कर देते हैं। कहाँ से रिपीट कर दें, यहाँ से। ओके, ये कहाँ से यूराल का बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। द पहली माउंटेन इज यूराल माउंटेन, फाइन। यूराल माउंटेन इज द नेशनल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, क्लियर है बात। आपने उसको देख भी लिया है। इसका हाईएस्ट पॉइंट यूराल का माउंट नरोदनाया है। यूराल के अंदर से यूराल ऑयल निकलता है, इस पे रशिया की मिनरल इंडस्ट्री चलती है। इस पे नाजी स्ट्रेटजीज, यानी यूरोप की तरफ से अटैक होने वाली जो फोर्सेस की स्ट्रेटजीज थी वो यूराल पे अप्लाई हुई, क्लियर। आ जाएं कोकाफ के ऊपर। कोकाफ जो है, कॉकेशस माउंटेन्स जो हैं दो हैं, एक नॉर्थ यूरोप में चली गई, एक साउथ में चली गई। साउथ जो है वो एशियंस हैं, और जो नॉर्थ है उसी के अंदर हाईएस्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है, एल्ब्रस। एल्ब्रस के साथ इंफॉर्मेशन लिख लो कि ये यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट भी है, फर्स्ट हाईएस्ट इन यूरोप भी है, बट ये हम इसको एशिया में तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आपकी
माउंटेन्स हैं, इसी के बारे में, कॉकेशस के बारे में सवाल आता है। ये किन दो सीज के दरमियान है? ऊपर ब्लैक सी है, नीचे कैस्पियन सी है। तो एक और सवाल इसके साथ ऐड हो गया, कॉकेशस इज बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। इनको बेटा जब घरों पे जाओगे ना, दोबारा नीट करोगे बैठ के, उस वक्त साथ साथ मैप निकाल लोगे। ये चीजें जो मैं जिस तरह टैली कर रहा हूँ, इसको इसी तरतीब से लिख लोगे। फिर हमने इनको रिवीजन भी करनी है। थिंग्स विल बी इन योर माइंड। डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ चीज़ों पे बस इंजेक्शन लग जाएगा और फौरन आ जाएंगे। चीज़ें पहली बार स्ट्राइक होंगी, समझ में आएंगी, कोई इन्फॉर्मेशन छोड़नी नहीं है बस। जो छोड़ दोगे वो रिवाइज नहीं होगी। इसलिए इस वक्त समझ आ रही है नहीं आ रही, कल की क्लास के पहले में समझ लेंगे, क्लास के दरमियान मुझे रोक लें, जहाँ कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो आई गो विद दैट। ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, मैंने यहाँ बताया था टर्की जो है, इसके ऊपर यहाँ पे माउंटेन्स हैं। अब आपको यहाँ से मैं इनके इलाके निकाल दूं कि ये देखो, ये कॉकेशस जा रही हैं। कॉकेशस किस किस को लगती हैं? टर्की को लगती हैं। इसके बिल्कुल यहाँ पर एक इलाका है जॉर्जिया। जॉर्जिया एक मुल्क है, जॉर्जिया को लगती हैं। जॉर्जिया के साथ यहाँ पर एक मुल्क है आर्मीनिया, आर्मीनिया को लगती हैं। और ये जो इलाका है इसको कहते हैं आजरबाईजान, आजरबाईजान। और इसके साथ जो नीचे मुल्क है एशिया का, ईरान, ये थोड़ी सी ईरान के साथ भी लगती है। मैं रिपीट कर देता हूँ मुल्कों के नाम कि कोकाशस जो है वो टर्की, आजरबाईजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, और कुछ जो है वो ईरान के साथ भी लगती है। ठीक। अब ये जो माउंटेन्स हैं इनके बारे में आपने सुना होगा, कोकाफ की परियां, खूबसूरती से जोड़ा जाता है, फैंटेसी से जोड़ा जाता है इसको। लेकिन मैं खुद इस पहाड़ों में गया हुआ हूँ। इन पहाड़ों में मुझे वो खूबसूरती नजर नहीं आई है जो पाकिस्तान के पहाड़ों में। हमारे पहाड़ ग्रीन भी हैं, ऊंचे भी हैं, उनके अंदर स्पीशीज भी ज्यादा हैं। ये जो साउथ कोकेशस है ना, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारा बलूचिस्तान है। यानी ऊंचे नीचे पहाड़ हैं और बहुत फ्लैट पहाड़ है, बहुत ग्रीन भी नहीं है काफी जगह। लेकिन अंगूरों के बागात हैं यहाँ पर। यहाँ पर शराब की जितनी फैक्ट्रीज हैं दुनिया की, मिचल्स और ये सारी, उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, बिकॉज यहाँ से उनको नेक्टर मिलता है, रस मिलता है। शहद यहाँ पे है, ज़ाफ़रान यहाँ पे है। तो दुनिया के खूबसूरत खित्तों में ये ज़रूर है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद गिलगित और पाकिस्तान के खित्तों से, तो शायद हमारे पास एक तो तरक्की कम है, सेकंड हमारे ऊपर लिटरेचर कम लिखा गया है। इनके ऊपर लिटरेचर ज़्यादा लिखा गया। किसने फैंटेसाइज किया? यूरोप ने। उनकी कहानियों में, उनके किस्सों में ज्यादा कोकेशस का जिक्र होने की वजह से दुनिया इनको ज्यादा फैंटेसाइज करती है। बट अ प्लेस जो हम नॉर्थ में जाएं तो जॉर्जिया के पास जाके मिलती है। जॉर्जिया के अंदर ये ऊंची हो जाती हैं और सामने समंदर भी है। तो जॉर्जिया इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी सिरेनिक जो है वो आप इंजॉय करेंगे अगर उसके अंदर पहाड़ भी हैं, उसके अंदर कोस्ट भी है, उसके अंदर बीचेस भी हैं। और जॉर्जिया के लोग भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो आपको इंतहाई खूबसूरत रेस में मिलेंगे। बिकॉज ज्योग्राफी इम्पैक्ट करती है वहाँ के बाशिंदों को के भी उन्होंने कैसे रहना है। तो शायद ये वजूहत हैं कि लोग इसकी तरफ ज्यादा जो है वो माइल हो जाते हैं। मैंने अभी तक आपको दो दो पहाड़ पढ़ाए, राइट। हम थर्ड पहाड़ लिखेंगे। टाइम भी हो गया है जाने का। क्या चाहते हो? हाँ हाँ, कल कर लेंगे सर जी, कोई मसले की बात नहीं है सर जी। है ना? एक मिनट दो, जरा सब्र करो। ठीक है, मैं इन दो पहाड़ों पे रोकता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी ये दो एब्जॉर्ब हो जाएं। कल मैं इन दोनों को रिपीट कर दूंगा, स्पीड स्लो कर लूंगा। नेट कनेक्टिविटी भी हमारी कुछ बेहतर हो जाएगी ताकि इसको आगे लेके चलेंगे। कल एशिया खत्म करना है हर सूरत। तो कल का काम बढ़ जाएगा। फिर चलें, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। जज़ाकल्लाह। जितना अभी तक करवाया ये नीट कर लेना है। कल करेंगे बेटा। फारिया, फरीना कह रही है कल, फारिया कह रही है ना जाए, फारिया कह रही है पढ़ा नहीं, बस कल बेटा इंशाल्लाह। अल्लाह के हवाले।